हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो अब तक हमने देखा लेसन नंबर 1 यूरोपियों का आगमन। फिर उसके बाद हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा। लेसन नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। ठीक है, लेसन नंबर 2 नहीं है, लेसन नंबर ये 4 है। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया। तो इसमें काफ़ी सारे वीडियो हमने देखा। मुग़ल के बारे में हमने पूरा विस्तार पूर्वक देखा, उनका उत्थान से लेकर के उसके पतन तक। और फिर मुग़ल के पतन के बाद जब क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरनी शुरू हुई, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मराठा हो। ठीक है, तो फिर ये सब में किस तरीके से चीज़ें चलती रही, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर अंग्रेज़ों की एक्टिविटी क्या थी इन लोगों के प्रति, वो सारे हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि मराठा एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली से टकराने के बाद मराठा शक्ति छिन भिन हो गई। और फिर ये तय हो गया कि भारत पर कौन रूल नहीं करेगा, बल्कि ये तय हो गया कि रूल कौन करेगा। और वो रूल कौन करेगा, चूँकि अब्दाली जब मराठा को पूरी तरीके से पराजित किया तो अब्दाली वापस चला गया। अब मराठा के पास फिर से खड़ा होने की शक्ति नहीं थी। माधवराव जो फिर नए जो है मराठा के रूप में जो है सामने आए, लेकिन फिर वो उसमें कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद जो है वो फिर किसी बीमारी से वो डेथ हो गई फिर उनकी। फिर मराठा जो है कभी उभर ही नहीं पाया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने फिर चीज़ें चलाता रहा। और फिर उसके बाद एक दिन जो है वो बुरी तरीके से जो है पूरे भारत का एक छत्र शासक बन गया। तो अब हम देखेंगे कि उस वक्त की स्थिति क्या थी। शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो शिक्षा की स्थिति क्या थी। तो शिक्षा व्यवस्था जो परंपरागत थी, मतलब पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी, ख़ास तौर से धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, जैसे कि वेद वगैरह और फिर ये सब सारी चीज़ें। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की अपेक्षा की गई साहित्य, विधि, धर्म, तर्क और ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब जहाँ पर विज्ञान की बात होती थी तो विज्ञान का अध्ययन बिल्कुल नाम मात्र के लिए था। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं, दर्शन शास्त्र हो गया, तर्क हो गया, या फिर धार्मिक पाठ्यक्रम हो गया, तो इसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रहता था। प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी, लेकिन उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी। तो प्राथमिक तौर पर जो है शिक्षा दी जाती थी, काफ़ी मतलब व्यापक थी, आम थी। लेकिन उच्च शिक्षा बहुत ऊंची बात थी। उच्च शिक्षा में बहुत कम लोग जाते थे, जैसे नवाब, राजा, धनी, जमींदार। उच्च शिक्षा संस्थानों में ये जो है संरक्षण प्रदान किया था। हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के बीच रह गई और संस्कृत अधिगम पर आधारित थी। ठीक है, जो कि शिक्षा थी आधारित थी संस्कृत के ऊपर, और ये शिक्षा आधारित संस्कृत के ऊपर होने की वजह से ये ब्राह्मणों की बपौती बन गया। और हिंदुओं के बीच उच्च शिक्षा, ब्राह्मणों की बात हम कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के बीच में फारसी शिक्षा तत्कालीन समय की राजकीय भाषा पर आधारित होने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस शिक्षा को जो है लेने के लिए आगे बढ़े। और ये लोकप्रिय भी था फारसी उस वक्त में, उस ज़माने में। तो यह गौरतलब है कि 18वीं शताब्दी में साक्षरता का औसत बाद में ब्रिटिश शासन के बेहतर था। लेकिन फिर भी एक औसत अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी में हमारे देश में लोग इतने भी जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे, कुछ जानकारी थी इन लोगों के पास। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने 1813 में लिखा है कि समान तौर पर भारतीय पढ़ने लिखने और गणित में यूरोप में किसी भी देश के आम लोगों की अपेक्षा बेहतर प्रतिभा रखते हैं। उसी तरह से वारेन हेस्टिंग का यह स्टेटमेंट है, इसने कहा था कि 1813 में कि हमारे देश के यानी कि इंडिया के जो भारतीय लोग हैं, ये ख़ास तौर से पढ़ने लिखने में और फिर गणित में किसी भी यूरोप व्यक्ति से ज़्यादा प्रतिभाशाली है। जबकि हालांकि उच्च वर्गों की महिलाओं को छोड़कर महिलाओं की शिक्षा अपेक्षा की गई तो बहुत कम ऐसे थे जो महिलाओं को शिक्षा दिया, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाओं को घर के समाज से आदर सम्मान दिया जाता था, समानता नहीं दी गई थी, लेकिन प्रीतिशात्मक व्यवहार की वजह से महिलाओं के बेहद न्यून व्यक्तिगता हासिल थी, यानी कि बहुत कम महिलाओं को रिस्पेक्ट था। रिस्पेक्ट मतलब एक होता है घर का रिस्पेक्ट, घर वाला रिस्पेक्ट था। बाहर की अगर बात करें, जैसे कि महिलाओं को सलाह लेना, महिलाओं से उसके राय लेना, महिलाओं से उसके इच्छा के बारे में पूछना, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर जो है चीज़ों को बहुत कम तरजीह दी जाती थी। निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी परिवार की आय में हाथ बटाने के लिए खेतों में घर से काम करती थी। लेकिन ऊँचे वर्ग की जो महिलाएं थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ज़्यादातर पर्दा में रहती थी और फिर घरों में रहती थी, चार दीवारी में। और फिर वो जो है वो इस चीज़ को जो है बहुत कड़ाई से जो है पालन की जाती थी। तो सती बाल विवाह ये भी एक बहुत बड़ी बुराई वहाँ पर थी। सती आप जानते होंगे कि पति के मरने के बाद उसी चिता में जो है औरत को भी जो है जला दिया जाना, तो ये सती प्रथा थी। फिर बाल विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बाल विवाह मतलब 12, 9, 8 साल 7 साल की उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुरी जो है कुरीति थी हमारे समाज की महिलाओं के प्रति। और हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद बुरी थी। दहेज का भी जो एक कह ले कि एक बहुत बुरा प्रथा था। और बंगाल और राजपूताना ने यही दहेज प्रथा जो है विशेष रूप से जो है अपनी शान शौकत दिखाने के लिए शुरू की थी। फिर जो है आम हमारे राज्य में जो है ये फिर आम हो गया। संस्कृति की स्थिति की अगर बात करें तो संस्कृति की स्थिति क्या थी। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्णता के कुछ परिलक्षण दिखाई दिए। पूर्व की शताब्दियों के साथ सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास रहा। मतलब ठीक है, बाहर की संस्कृतियों के साथ हमारा ज़्यादा तालमेल नहीं था, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय संस्कृति थी उसका हमेशा से निरंतर विकास होता रहा। लेकिन भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी यह रही कि विज्ञान से ही पिछड़ा हुआ था।
विज्ञान जो भी तरक्कियाँ हो रही थी पूरी दुनिया में, उससे जो है हमारी संस्कृतियाँ ये थी कि वो पिछड़ा हुआ था, उससे दूर था, छूता था, जिसकी वजह से जो है हम जो है बुरी स्थिति में अंग्रेज़ों की सारी चीज़ों के बारे में हम पुनर्जागरण के बारे में चीज़ों को नहीं समझ सके। तो भारतीय सोच परंपरा से बंधी हुई थी, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये सब सारी चीज़ें हमारे देश को खाई। और अधिकतर भारतीय शासकों ने सैन्य प्रशिक्षण, आयुध और युद्ध कला की तकनीकों के अलावा पश्चिमी चीज़ों में रुचि नहीं दिखाई। मतलब अब पश्चिमी चीज़ों में रुचि में दिखाई, अगर दुनिया की तरफ उठाकर भी देखा तो उन्हीं चीज़ों को, जो लड़ाई झगड़े की चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को देखा। अपने विचार, अपने व्यक्तित्व में कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। आयुध युद्ध कला की तकनीक के अलावा पश्चिमी चीज़ों में कोई चीज़ में रुचि नहीं लिया। भाषा साहित्य के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दृष्टिगोचर हुए 18वीं शताब्दी के दौरान। उदाहरण हिंदी, मलयालम, हिंदी, सिंधी, उर्दू भाषा ये खूब फला फूला। ठीक है, तो एक काव्य के फला फूला। और फिर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द भी था। मतलब आपस में जो है धर्म के नाम पर जिस तरह से आज जो चीज़ें चलती है, लड़ाई झगड़े, पहले वो चीज़ें नहीं होती थी। दास्ता की स्थिति बात करें तो दास्ता जो गुलामी कहा जाता है, दास्ता की व्यापकता, अन्य सामाजिक बुराई थी उस वक्त में, ये दास्ता भी हमारे देश में थी। और व्यापक रूप से कहा जाए तो दासों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक घरेलू दास और एक कृषि दास। एक दास वो होता है जो घरेलू काम करने के लिए रखा जाता था, और एक वो जो खेतों में काम कर जाते थे। तो घरेलू वाले तो ठीक है, लेकिन खेतों में काम करने वाले दास की स्थिति बहुत बुरी होती थी। कृषि दास को भूमि में बिक्री के साथ नए स्वामी को बेच दिया जाता था। जैसे कि ज़मीन में का फसल बेचा जाता था, वैसे ही कृषि के साथ जो है उस व्यक्ति को भी जो है दास व्यक्ति को भी बेच दिया जाता था, जो कि बहुत बड़ी समाज की कुरीति थी। यूरोपीय यात्री और प्रशासकों ने भारत में दासता और दास प्रथा की व्यापकता को प्रमाणित पर ये चीज़ें थी। आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदा, हत्या, निर्धनता लोगों ने अपने बच्चे बेच देने को मजबूर किया। मतलब बहुत 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 झंझोड़ देने वाली बात है कि ऐसी स्थिति थी इन लोगों की, खासतौर से जो निर्धन समाज के लोग थे, कि ऐसी स्थिति, मजबूर, अकाल स्थिति, निर्धनता और फिर ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये लोग बच्चे को भी जो है बेचने पर मजबूर हो जाते थे। राजपूत, खत्रिय और कायस्थ परिवार घरेलू कार्य के लिए दास महिलाओं को रखते थे। हालांकि भारत में दास की स्थिति अमेरिका और यूरोप के दासों से बेहतर थी। दासों को सामान्यतः परिवार से वंशानुगत नौकर के तौर पर रखा जाता था। दासों में आपस में विवाह करने की अनुमति थी। अब बच्चों को स्वतंत्र नागरिक समझा जाता था, यानी कि दासों के जो बच्चे उनको दास नहीं समझा जाता था, उसको स्वतंत्र नागरिक समझते। तो ये कुछ स्थिति यूरोप से हमारी स्थिति दासों की कुछ अच्छी, लेकिन फिर भी कुछ भी कितने भी अच्छे नाम रख दो, दास्ता तो दास्ता ही है, बहुत ही बुरी चीज़ है ये। तो भारत में यूरोपीय का आगमन हुआ, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आने से दास्ता और दास व्यापार का एक नया आरंभ। तो अब ये लोग जब ये यहाँ पर आए तो दास व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया। इन लोगों ने खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया और बेहतरीन तरीके से इसे कमाई और वसूली करना शुरू कर दिया। दास्ता को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और फैक्ट्रियों में किसानों के रूप में और ये सारी चीज़ों के रूप में। 1752 में दासों को नियमित खरीदारी और पंजीकरण के लिए कलकत्ता में कोर्ट हाउस बनाया गया था। देखिए इन लोगों ने आने के बाद कितनी बुरी स्थिति पैदा कर दी। ठीक है, इन लोगों ने जब यहाँ पर आया तो दास्तों के लिए जो है एक कोर्ट बना दिया, जहाँ पर जो है चीज़ें जो है खरीदी जाएगी, बिक्री की जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं शैक्षणिक स्थिति देखा, सांस्कृतिक स्थिति देखा, महिलाओं की स्थिति देखा, फिर उसके बाद हमने देखा दासों के बारे में। अब हम बात करेंगे कला और स्थापत्य के बारे में। तो ये कहाँ तक विकास था? दिल्ली में कला, स्थापत्य, साहित्य के संरक्षण के, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर नए राज्यों की सूची की और कुछ करके, मतलब यहाँ पर चीज़ें जो है मोन्यूमेंट्स बन रही थी। असदुद्दौला 1784 में लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए बनाया था। इसमें सहारे के लिए किसी भी प्रकार का स्तंभ ना होना इसकी सबसे बड़ी जो है उत्कृष्टता थी। उसी तरीके से सवाई जयसिंह 1686 से 1743 तक रहा। तो इसने भी गुलाबी शहर जयपुर के नाम से खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया। जयपुर, नई दिल्ली, बनारस वेधशालाएँ शामिल है इसमें। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने सिर्फ तीर्थस्थल की नवीनीकरण किया। इसके नीचे आधे हिस्से को मार्बल से सज्जित किया और आधे हिस्से को तांबे से तैयार किया और सोने की पतली परत चढ़ाई। मतलब यहाँ स्वर्ण टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल जैसे बोलियाँ का बेहद विकास हुआ भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान। ईसाई मिशनरियों ने भी प्रेस की स्थापना की और बाइबल का देसी संस्करण निकाला। जिजेनबर्ग, एक दानिश मिशनरी, ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबल की तमिल संस्करण का भी जो है प्रस्तुत किया। ये सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही थी। ठीक है, तो प्रशासन क्या, मिशनरियों ने मतलब यहाँ पर ईसाइयों ने भी अपना पैर जमाने की कोशिश की। ये लोग भी प्रचार प्रसार करते रहे अपने धर्म के बारे में। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख विचार। अब ये प्रमुख विचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो मुगल साम्राज्य और इसके साथ मराठा का हिंदुस्तान पर आधिपत्य भारतीय समाज के केंद्र में भ्रष्टाचार व्यापार होने के कारण ढह गया। सैन्य और राजनीतिक गुप्तता रूप से भ्रष्टाचार को प्रकट किया। देश के समय रक्षा नहीं कर सका। राज परिवार भ्रष्ट, अल्पबुद्धि था, कुलीन, स्वार्थी और अदूरदर्शी थे। भ्रष्टाचार, अदक्षता, धोखेबाजी ने लोक सेवा की सभी शाखाओं को कलंकित किया। इन क्षीणता और असमंजसता के बीच हमारी साहित्य कला और यहाँ तक कि सच्चा धर्म नष्ट हो गया। तो ये किसने कहा? ये कहा जे.एन. सरकार, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये अपने वॉल्यूम 4 में ये किताब में इन्होंने लिखा, जे.एम. सरकार। ठीक है, जे.एन. सरकार। तो इसका साफ ये कहने का मतलब है जो कुरीतियाँ जो आ गई शासकों के अंदर, उन्हीं कुरीतियों ने उनके सारे चीज़ों को ढा दिया और वहाँ पर मलियामेट कर दिया।
अब दूसरी बात है, मुगल साम्राज्य को ढहने पर उन्हें विद्रोह के विभिन्न शाखाएं प्रस्तुत की गई। बारे मुख्य चिंता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के पूर्व बाद के सत्ताओं को क्या कहना पड़ा, और ये दिखाई पड़ा है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर इसकी खलबली का कायापलट के आर्थिक और प्रशासनिक कारणों द्वारा संचित तत्वों को सामने रखा और धार्मिक प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय चेतना को बेहद कम से कम जाना मुगल साम्राज्य को विनाश का कारण बना। इसके विरुद्ध ताकतों द्वारा कोई नवीन व्यवस्था नहीं थी। मतलब देखिए, एक चीज़ क्या था कि एक सोच थी, मुगल चल रहा था एक सोच के साथ, लेकिन जब अंग्रेज़ों की एक नई सोच आ गई तो फिर इनको भी समय के साथ बदलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद को बदला नहीं और फिर नई सोच इन पर हावी हो गई, फिर सारी चीज़ें जो है खत्म हो गई। ये किसने कहा? इरफान हबीब, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया, इसमें इन्होंने कहा। मुगल साम्राज्य के विखंडन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिक विकास की गतिरोध या गतिहीनता, बढ़ता वित्तीय संकट, जिसे जागीरदारी व्यवस्था का संकट का रूप लिया गया और राज्य गतिविधियों का प्रत्येक क्षेत्र का प्रभावित किया। कुलीनों के राज्य की सेवाएं बने रहकर इन परिस्थितियों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की अक्षमता, योग्यता, जिसके परिणाम स्वरूप गुटों का आपसी संघर्ष हुआ और महत्वाकांक्षी कुलीनों ने स्वतंत्र क्षेत्र का मार्ग तैयार किया। मराठा और उन्हीं दावों को मुगल साम्राज्य के ढांचे के भीतर सुलझाने और बनाए रखने की मुगल शासकों की अयोग्यता के तहत पाई जा सकती है। व्यक्तिगत सफलताओं की आर्थिक कमियों ने भी अपनी यथोचित भूमिका निभाई। तो सतीश चंद्रा ने यह बात कहा, देखिए कि जो कमियां मुगल साम्राज्य में थी वही कमियां मराठा में थी। अगर चाहता तो मुगल की जगह मराठा अपनी जगह ले सकता था, मुगल की जगह ले सकता था, लेकिन नहीं ले पाया। इस वजह से, चूंकि उसी तरीके से ये शासन प्रणाली चलाना चाह रहा था, इस वजह से मुगल फेल हो गया। तो ये सतीश चंद्रा ने कहा। ठीक है, इसी के साथ अब थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ आंतरिक कमजोरी की वजह से, बाहरी चुनौतियों के कारण हुआ। तो देखिए, और जिम्मेदारी थी धर्म और दक्कन नीतियाँ, इस वजह से चीज़ें उल्टी दिशा में चली गई। कमजोर उत्तराधिकारी रहा, उत्तराधिकारी के बीच में हमेशा लड़ाई रहता था। उत्तराधिकारी जो है आसपास सुनिश्चित नियम का नहीं होने के कारण हमेशा लड़ते रहते थे। और मुगल सेना कुलीन वर्ग का व्यक्षय होना, ठीक है, पूरी तरीके से जो सूरवीर और अच्छे लोग थे, सेना सिपाही, सब जो है तहस नहस हो गया। दरबारी प्रतिस्पर्धा, शत्रुता, आपस में जो है गठबंधन, ये सारी चीज़ें जो है शत्रुता बढ़ती चली गई। मराठा चुनौती थी, मुगल थी। आर्थिक संकट हो गया, जागीरदारी संकट की वजह से मुगल राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो ऐसी थी कि जो कि अंग्रेजों की चालबाजी को नहीं समझ सका। यूरोपियों का आगमन हो गया, फिर वो सारी चीज़ें कायापलट होना शुरू हो गया। विदेशी आक्रमण होता रहा, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली लूटता रहा, फिर जो हमारे मुगल संपदा जो है जितने भी थे वो सबको हरास होता चला गया। राष्ट्रता की भावना क्या अभाव था, वंशानुगत निरंकुशता, केंद्रीय सरकार, ये सब सारी चीज़ें वजह थी जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय 3 श्रेणी में हुआ। जैसे उत्तराधिकारी राज्य की अगर बात करें तो हैदराबाद, बंगाल, अवध। नवीन राज्य मराठा, सिख, जाट, अफगान। स्वतंत्र राज्य मैसूर, केरल, राजपूत राज। तो 18वीं शताब्दी का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति 18वीं शताब्दी को अंधा युग के तौर पर वर्णित किया गया। तो इस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से हमारी अच्छी खासी प्रणाली थी जिस पर पूरी तरीके से अंग्रेज हावी हो गया और सब कुछ तहस नहस हुआ। तो फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।